हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल नरोत्तम गुजर पर एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा पार्ट ऑफ स्पीच से पहले का जो बेसिक तैयार करने का जो फॉर्मेट चल रहा था, उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आज कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी ने लगभग वॉइस का नाम तो सुना होगा, आवाज़। वॉइस का जो मीन होता है आवाज़ वैसे तो। फिर अगर बात करें तो वाच्य होता है। कौन सा? अगर अपन हिंदी अंग्रेजी में बात करें तो वाच्य। वाच्य एक तो होता है कृतवाच्य, एक होता है क्रमवाच्य। देखो, सबसे पहले अपन बात करें वर्ब। वर्ब के प्रकार देख रहे थे। वर्ब किसके प्रकार देख रहे थे अपन? वर्ब के प्रकार देख रहे थे। वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स वॉइस। वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स वॉइस। देखो, सबसे पहले अपन पहली बात करें तो वो हो गया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस या एक्टिव वर्ब। फिर अपन बात करें दूसरा, वो हो गया पैसिव वर्ब। देखो, समझने की कोशिश करें। सक्रिय क्रिया और निष्क्रिय क्रिया। देखो, सबसे पहले बात करें अपन, जो वॉइस होता है, वॉइस दो प्रकार के होते हैं। इन्हीं रूपों को अपन वॉइस के अंदर ध्यान देते हैं। देखो, काइंड्स ऑफ वॉइस। उसमें अपन वही बात एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। फिर अपन जैसे मान लो, अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसमें ध्यान देने योग्य बात है भाई, ये तो होती है एक्टिव तो होता है कर्ता प्रधान वाक्य। क्या होता है? कर्ता प्रधान वाक्य। और इसमें क्या होता है? क्रम प्रधान वाक्य। क्या रहता है? क्रम प्रधान वाक्य। देखो, समझने की कोशिश करना। इसकी डेफिनेशंस पर आए अपन तो एक्टिव वर्ब की डेफिनेशन पर आए तो ध्यान देने योग्य चीज है, when the verb shows that the subject does some action, it is said to be in the active voice. It is said to be in the active voice. देखो, ध्यान देने योग्य बात है। वापस से एक बार, when the verb shows that the subject does some action, यानी कि कुछ का, जब वर्ब से लगता है कि कोई सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। सम यानी कुछ, एक्शन मानी कार्य, यानी कि जब वर्ब से लगता है कि सब्जेक्ट कोई कार्य करता है तो इट इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। यही क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस में कहलाता है। जैसे राम लव्स सीता। राम क्या करते हैं? सीता को या सीता से प्रेम करते हैं। राम क्या है? सीता से प्रेम करते हैं। उसी प्रकार अब देखो, जो बात है पैसिव वॉइस की, यानी कि पैसिव वर्ब की डेफिनेशन से जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले when the form of verb shows that something is done to the person or thing denoted by the subject, it is said to be in the passive voice। यानी कि जब कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है, जब कार्य का प्रभाव किस पर पड़ता है? सब्जेक्ट पर पड़ता है, तो वर्ब पैसिव वॉइस में होती है। देखो, देखने, when the form of the verb shows that something is done to the person or
thing denoted by the subject, it is said to be in the passive voice. देखो, when the form of the verb shows that something is done to the person, यानी कि जब अपन को ऐसा लगता है भाई प्रश्न के लिए या किसी थिंग के लिए कोई कार्य किया गया है, किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा, तो यह कहा जाता है कि वह क्या है? पैसिव वॉइस है। यानी कि इसमें पैसिव वॉइस में कर्ता प्रधान नहीं होता। क्या नहीं होता? कर्ता प्रधान नहीं होता। इसमें प्रधान क्या होता है? कर्म प्रधान होता है। यानी कि इसमें जो कर्ता होता है उसको महत्व कम दिया जाता है, जो महत्व दिया जाता है वो ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। जैसे ये आपने देखा, तो इसका पैसिव में देखेंगे अपन, जो ऊपर सेंटेंस था ये राम लव्ड सीता, इसका अपन पैसिव में देखेंगे तो यही देखेंगे, सीता इज लव्ड बाय राम। अब देखो, सीता को प्यार किया जाता है राम के द्वारा, यानी कि राम के द्वारा सीता को प्यार किया जाता है। तो ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस। देखो, अब ध्यान देने योग्य यहां पर बात है कि जैसे अपन ने लिखा अभी एक्टिव वॉइस, वो एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब, देखो इनमें जो अंतर होता है वो देखो, एक तरफ से अपन लिख लेते हैं वर्ब, एक तरफ अपन लिखेंगे एक्टिव वर्ब। क्या लिखेंगे? एक्टिव वर्ब। एक तरफ लिखेंगे अपन पैसिव वर्ब। देखो, सबसे पहला अंतर इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहता है। सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें जो होता है, इसमें सब्जेक्ट की बजाय क्या रहता है? इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या रहता है? ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में देखें, इसमें सब्जेक्ट क्या रहता है? इंपॉर्टेंट रहता है, जबकि इसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहता है। और इसमें जो है ऑब्जेक्ट क्या रहता है? ऑब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट, जबकि इसमें क्या रहता है? सब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट। जब आप डिग्री पढ़ेंगे तो इस वर्ड का उपयोग कर देखेंगे अपन, लेस का। फिर अपन बात करें एनी वर्ब। देखो, एक्टिव वॉइस में एनी वर्ब कैन बी यूज्ड, यानी कि वर्ब की कोई सी भी फॉर्म यूज ली जा सकती है। किसके अंदर? एक्टिव वर्ब के अंदर। फिर अपन बात कर ले पैसिव वर्ब्स की। ओनली कौन सी? थर्ड वर्ब। ओनली थर्ड वर्ब कैन बी यूज्ड, यानी कि ओनली कौन सी वर्ब यूज ली जा सकती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही क्या करी जा सकती है? यूज ली जा सकती है। जैसा कि आपको पता होगा, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं उस समय वर्ब की प्रत्येक फॉर्म को किस में बदलना पड़ता है? अपन को वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना पड़ता है। तो देखो, ये वॉइस के आधार पर अपने वर्ब के प्रकार देखे, यानी कि वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स वॉइस दो प्रकार देखे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। फिर अपन बात कर लेते हैं वर्ब का, एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर। क्या बच रहा है? वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर, यानी कि वचन के आधार पर, वचन के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं वो बच रहे हैं। देखने की कोशिश करना। सबसे पहले वचन के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो तीन प्रकार के अपन देखो, वैसे सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे तो इसको बांटा तो नहीं गया है, लेकिन अपन एक समझने की दृष्टि से इसे अपन तीन भागों में डिवाइडेशन कर देते हैं। जैसे सबसे पहले आपने यही देखा होगा, सिंगुलर और
प्लूरल, यही देखा होगा। एक अपन इसको अध्ययन की दृष्टि से एक तीसरा वर्ड है, किस में बांट लेते हैं, कॉमन, यानी कि जो सामान्य दोनों में है, इन दोनों में आ सकता है, यानी कि वो सिंगुलर भी होगी और प्लूरल भी होगी। अब देखो सिंगुलर का अर्थ क्या है, एक वचन, क्या है, एक वचन, यानी कि जिससे, जिन वर्डों से हमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, एक स्थान आदि के बारे में जानकारी प्रदान हो, यानी कि एक ही व्यक्ति को या एक ही प्लेस को डिनोट करें, वो क्या कहलाता है, एक वचन। फिर अपन बात करें प्लूरल, यानी कि बहुवचन, एक से अधिक, दो, ऐसे बोल सकते हैं एक से अधिक या दो से अधिक के लिए डिनोट होने वाला वर्ड क्या है, प्लूरल। अब देखने की बात है, अंग्रेजी में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका उपयोग अपन सिंगुलर में और प्लूरल दोनों में करते हैं। तो वो कौन कौन सी वर्ब हैं अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब में अपन ने पिछली क्लास में यही देखा था कि मैन वर्ब अपने जो मूल रूप है उसमें क्या रहती है, मैन वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल में रहती है। अगर मैन वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो मैन वर्ब के अंदर अपन को क्या जोड़ना पड़ता है, एस या ईएस जोड़ना पड़ता है। फिर अपन बात करें प्लूरल के अंदर, यानी कि फर्स्ट वर्ब। अब फर्स्ट वर्ब अपन को पता ही है प्लूरल हो गई, तो फर्स्ट वर्ब प्लस एस या ईएस क्या हो गई, एक वचन हो गई। फिर अपन बात करें कॉमन। कॉमन की जो मैन वर्ब में है, मैन वर्ब में जो थर्ड वर्ब होती है, कौन सी वर्ब होती है, थर्ड वर्ब होती है। फिर अपन बात कर लेते हैं डू वर्ब से। डू वर्ब में अपन ने देखा कि क्या होता है, देखो डू क्या है, देखो अपन इधर थोड़ा समझने की कोशिश करें। डू या अब ये डू क्या है, देखो डू क्रिया का मैन रूप है। अपन इसमें क्या कर रहे हैं, एस या ईएस जोड़ रहे हैं, यानी कि मैन, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, लेकिन वो कैसी हो जाती है, उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, सिंगुलर प्रकृति हो जाती है। तो इसलिए अपन क्या लिख दें इसके अंदर, डच। तो डच क्या हो गया, एक वचन, और ये क्या हो गया, डू। डू क्या हो गया, बहुवचन, क्योंकि मूल रूप है। फिर अपन बात करें डू वर्ब से, जो सेकंड फॉर्म है, इसका अपन सब्जेक्ट एक वचन के लिए भी डिड का ही प्रयोग करते हैं और बहुवचन के लिए भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, डिड का ही प्रयोग करते हैं। फिर अपन बात करें जो बी वर्ब है, बी वर्ब में इज और एम, इसका उपयोग अपन एक वचन में रखते हैं। फिर अपन बात करें आर की, आर को अपन किस में रखते हैं, बहुवचन के अंदर रखते हैं। फिर इसमें कुछ नहीं, देखो सबसे पहले फिर अपन बात कर लेते हैं वाच, किसकी बात करते हैं, वॉच की। तो वॉच एक वचन में रखा गया है, जबकि वर्ब को किस में रखते हैं अपन, बहुवचन के अंतर्गत रखते हैं। ये हो गया, बी से छोड़ दिया अपन ने। फिर जो ये है, अपन बात करते हैं हैज, मतलब हैव वर्ब की। तो ये हो गया हैज, और हैव को अपन ने किस में रखा, प्लूरल के अंदर रखा, और जो कॉमन है वो हैड है। अगर देखो आपको ये समझ में आ रहा है तो आपको जब टेंसेस पढ़ोगे तो उस समय आपको अलग से याद नहीं रखना पड़ेगा कि अपन को एक वचन करता, यानी कि आई वी यू, वो एक वचन करता, सॉरी, ही शी इट आदि के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, डच का प्रयोग करते हैं, वॉच का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। ये आपको अलग से याद नहीं रखना पड़ेगा। अगर आपने ये टेबल्स अगर आपने अभी देख ली तो फिर देखने की बात यह है कि इन सब्जेक्ट्स, मानिए जो क्रियाएं हैं उनके नंबर के अनुसार यूज किया जाता है। जब क्रियाओं को अपने नंबर के अनुसार यूज किया जाता है तो इससे मिलकर एक टॉपिक बनता है जिसे अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत रखते हैं। और उसमें देखने की बात है, देखो सबसे पहले बात कर ले अपन, थोड़ा सा देख लें नोट लगाकर। देखो जब क्रियाओं को नंबर के अनुसार यूज किया जाता है तो इनसे मिलकर एक नया टॉपिक क्या बनता है, सब्जेक्ट
वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि जैसा सब्जेक्ट वैसी क्रिया होता है। अब देखने की बात है, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं भाई। अगर मान लो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर क्या है, सब्जेक्ट होगा, तो वो अपने साथ में कौन सी वर्ब लेगा, सिंगुलरी वर्ब लेगा। ध्यान देने योग्य बात है। फिर अपन बात कर लें प्लूरल वर्ब, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वो क्या लेगा, प्लूरल ही वर्ब लेगा। इसका जिक्र अपन विस्तारित रूप से आगे की क्लासों में करेंगे। अपना जो ये बेसिक था पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ने से पहले, उसके एक एक भाग को, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन को पढ़ने से पहले अपना जो एक बेसिक पार्ट था वो आज की क्लास के साथ ही यहीं पे समाप्त होता है। जो अपनी जो नई क्लास, मतलब जो आगे आने वाली क्लासें हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच की होने वाली है। तो वो सबसे महत्वपूर्ण क्लासें होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सबसे पहले मेरे YouTube चैनल से पढ़ने वाले हों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।